कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। नमस्कार, वतन के रखवाले के डिजिटल संस्करण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अरुणाचल की और अरुणाचल पर चीन के गलत दावे की। इस बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ है लेफ्टिनेंट जनरल SL नरसिम्हन। 3 साल चीन में रहे हैं रक्षा सलाहकार के तौर पर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। समकालीन चीन अध्ययन केंद्र के महानिदेशक भी रहे हैं। भारत चीन संबंध पर PhD भी कर चुके हैं। तो पहला सीधा सवाल है कि चीन आखिर अपने नापाक हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहा है? पहले तो आपको राजीव, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपना चैनल पे हमें आमंत्रित किया है। अरुणाचल जो है ना, एक शुरू से ही एक प्रॉब्लम सा रहा है। जब से ये जो मैकमोहन लाइन बना है सन 1914 में, तब से लेकर के इसको लेके अरुणाचल को लेके कुछ न कुछ वाद विवाद चलता रहा है। और फिर 2005-6 के समय के बाद चीन ने इसको सदर्न तिब्बत के नाम से बुलाना शुरू किया। ठीक है, नानसांग बोलते हैं हिंदी में, चाइनीज में नानसांग बोलते हैं, तो सदर्न तिब्बत के नाम से उसको बुलाना शुरू किया। और उसके अलावा आपने देखा भी होगा कि 3 बार उन्होंने अरुणाचल के जो स्थल हैं उनमें उनको चीन का नाम दिया, चीनी भाषा में नाम दिया। पहली बार जो है 6 जगह का दिया, उसके बाद 15 जगह का, अभी हाल ही में 30 जगह का जो है, 30 जगह का जो है वो चीन का नाम, चीनी भाषा में उसका नाम दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि अरुणाचल जो है चीन का है। अगर हमारा विदेश मंत्री ने एक इंटरेक्शन में बोला था कि अगर कोई मेरा घर में आके मेरा घर का नाम बदल दे, इसका मतलब थोड़ा नहीं कि वो घर उसका हो जाएगा। ठीक है, तो उस अरुणाचल जो है एक वाद विवाद का ही एक स्थल बना रहा सन 1914 से लेकर के अभी तक। और मेरा विचार है कि आगे भी जब तक हम ये जो सीमा का विवाद चीन के साथ में सुलझा लेते हैं, तब तक जो है ये वाद विवाद रहेगा। लेकिन चीन बार बार गलत क्लेम क्यों करता है? वो बार बार दावा करता है वो अरुणाचल को लेकर। जब भी मौका आता नहीं कि दावा करना शुरू कर देता है कि हमारा हिस्सा है, ये है, वो है। ये इसलिए मैंने आपका जो पहला सवाल है उसके लिए जब जवाब दिया था, उसमें यही मैंने जिक्र किया था कि ये मैकमोहन लाइन जब से बना है तब से चीन ने मैकमोहन लाइन को माना नहीं। उन्होंने बोला कि हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। ठीक है, और ये बोला है कि भाई अरुणाचल जो है हमारा इलाका है। और सन 1962 में जब लड़ाई हुई थी भारत और चीन के बीच में, तो उस समय पे अगर आप देखेंगे तो उन्होंने पूरा अरुणाचल को कवर करता हुआ नीचे प्लेन्स तक आ गए थे। और उसके बाद में वो विड्रॉ करके पीछे गए हैं, क्योंकि उस समय पे उनके पास इतना साधन नहीं थे कि वो एक सर्दी के मौसम में उनका जो आर्मी है, उनका जो फौज है, उसको इस तरफ हिमालय के दक्षिण भाग में उसको मेंटेन करने का उनके पास जो है काबिलियत नहीं थी उस समय पे। तो उस वजह से वो लोग वापस चले गए। ठीक है, लेकिन उनका जो अरुणाचल का क्लेम है वो तब से जारी है, तब से अब तक जारी है। अगर दलाई लामा विजिट करते हैं या कोई हमारे पॉलिटिकल लीडर, खास करके प्रधानमंत्री जी जब विजिट करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ उसका वाद विवाद बनाते हैं। और हमारा भी जवाब उतना ही करार रहा है आज तक और आगे भी ऐसे ही रहेगा। लेकिन मेरा उम्मीद है कि
ये जो अरुणाचल का जो क्लेम है चीन का, वो जारी रहेगा। वो एक उसका मुद्दा बन चुका है। अगर आप एक और चीज देखेंगे, भूटान के अंदर एक सक्तेंग करके एक रिजर्व फॉरेस्ट है, वो एरिया को भी उन्होंने क्लेम किया, चीन ने क्लेम किया। लेकिन सक्तेंग को पहुंचने के लिए भूटान से तो रास्ता है नहीं, और उसके लिए रास्ता जो है अरुणाचल से ही है। तो ये सब एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, और चीन इसके ऊपर दबाव डालता रहेगा। लेकिन हमारा जो है कोशिश यही रहा कि ये दबाव में हम ना आए, और हमारा क्लेम है उसको हम बरकरार रखें, और चीन के साथ में ठीक तरीके से नेगोशिएट करके हमारा जो इलाका है उसको रिटेन करें। ये हमारा मुद्दा है। अभी प्रधानमंत्री गए थे, कुछ दिनों पहले गए थे सेला टनल का उद्घाटन करने के लिए, उस समय भी चीन तिलमिला उठा सर। सही है। चीन के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर कोई भी हमारा जो नेता जाते हैं तो चीन का जो है ये रवैया रहा है। पिछले कुछ दिनों के पहले जो अमेरिका के जो राजदूत हैं वो भी गए थे, तब भी उन्होंने उसका निंदा किया था। अगर कोई भी लीडर, कोई भी हमारा राजनीतिक लीडर उस इलाके में जाते हैं तो चीन जो है इसका एक इश्यू बनाता है और उसके ऊपर अपना टिप्पणी करता है, और हम उतना ही करार से उसका जवाब देते हैं। तो वो ये जारी रहेगा। लेकिन सर अरुणाचल को लेकर कहीं भी दुनिया में कंफ्यूजन नहीं है कि भारत का एक हिस्सा है, भारत का एक राज्य है, अमेरिका तक रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन चीन अभी तक इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहा है? हकीकत जो है ये अच्छा सवाल है। अगर आप देखेंगे तो सन 1957 से लेके 62 तक की अगर आप हालत देखेंगे तो चीन का जो कंसंट्रेशन है वो हमारा मिडिल सेक्टर जो कि उत्तराखंड उस इलाके के ऊपर है, और पश्चिम सेक्टर जो लद्दाख में है इसके ऊपर ज़्यादातर था। लेकिन 1959 के बाद अगर आप देखेंगे तो इधर भी उनका ध्यान जो है अरुणाचल प्रदेश की तरफ भी आया, और पहली बार 1959 में उनका जो उस समय का जो प्रीमियर थे चीन में, चौ एन लाई, जो जवाहरलाल नेहरू जी को चिट्ठी लिखा था और ये बताया था कि भाई ये जो हमारा बाउंड्री जो है वो अभी तक सीमित नहीं है, और इसका जो है हम इसके ऊपर कार्रवाई सोचेंगे दोबारा। पहली बार उन्होंने बताया। उसके पहले जब भी इसके ऊपर मुद्दा उठा तो उन्होंने ये बोला कि भाई ये कोमिंतांग का मैप्स है, हमारे पास समय नहीं मिला अभी तक उन मैप्स को देखने के लिए, आगे जाके हम सुलझा देंगे। लेकिन सन 1959 के बाद में ये विवाद उठा, और पश्चिम में लद्दाख का, बीच में शिपकिला और उस इलाके के अंदर 2-3 जगह है वहाँ पे मिडिल सेक्टर में वहाँ का, और ये अरुणाचल का जो इलाका है, ये तीनों इलाके में उनका ध्यान आया, और उनका रवैया तब से अरुणाचल प्रदेश के ऊपर उनका नजर है, और तब से ये चला आ रहा। लेकिन सर चीन के क्लेम करने से, दावा करने से तो कोई इलाका उनके अंडर में नहीं हो जाता है। वैसे भी अगर चीन का इतिहास देखें कि जो विस्तारवादी जो नीति रही चीन, अगर शुरुआत की बात करें तो बहुत छोटा था, बढ़ाते बढ़ाते अपने आप को विस्तारवाद करते करते इतना बड़ा कर लिया, तो उसके कहने से तो कोई नहीं हो जाता कि अरुणाचल उसका इलाका है तो अरुणाचल। यही बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, जैसे हमारा विदेश मंत्री जी ने एक इंटरेक्शन के ऊपर बोला था, अगर उनका क्लेम करने से अरुणाचल उनका नहीं हो जाता। ठीक है, तो यही बात हमने भी उनसे बात रखी है उनके सामने, और वाद विवाद जब चलता है, डिस्कशन चलता है इसके ऊपर, तो ये बात हम बार बार दोहराते हैं उनको कि भाई ये अरुणाचल हमारा हिस्सा है, हमारा ही रहेगा। ठीक है, और उसी मुताबिक लद्दाख भी हमारा हिस्सा है, हमारा ही रहेगा। लेकिन वाद विवाद में चलता रहेगा जब तक हम एक सुलझा लेते हैं, जब तक एक निश्चित करते हैं कि भाई इस प्रकार से इसको सुलझाया जाएगा, तब तक जो है मेरा विचार में ये जारी रहेगा। चीन क्लेम करता रहेगा और हम अटल रहेंगे कि भाई ये हमारा देश प्रदेश है और हमारा ही रहेगा। तो भारत भी तो सर अब 1962 वाला भारत तो नहीं रह गया है ना, कि चीन नीचे तक आया था, भोलकपोंग तक, फिर वापस। अब तो भारत उस तरह का नहीं रह गया 1962 वाली बात। बिल्कुल नहीं रहा। सन 1962 वाली भारत जो है कहीं और पीछे रह गई। अभी जो 2024 वाला जो भारत है वो एक
एक लीडिंग पावर कहा जाता है। अगर आर्थिक हालत में भी देखेंगे तो उसमें भी अच्छा है। अगर फौज के हिसाब से, मिलिट्री पावर के हिसाब से देखेंगे तब से भी काफ़ी बढ़ोतरी हो चुका है उससे। तो विश्व के अंदर इंडिया का एक अलग पहचान है, अभी भारत का एक अलग पहचान है। तो वो सन 1962 में नहीं रहा। तो अभी का हालत के अंदर चीन फोर्स करके कोई भी जगह कब्जा करने का कोशिश करता है तो उसमें मेरे ख्याल में वो नाकाम रहेगा। तो यही कह सकते हैं कि जो 4 साल पहले जो पूर्वी लद्दाख में देखने को मिला सर, गलवान की बात करें, जिस तरह से आंख में आंख डालकर अगर 20 जवान अगर शहीद होते हैं तो 40-50 चीनी सैनिक भी मारे जाते हैं। एक करारा जवाब जिस तरह से कब्जा कर लिया था। फिर उसके बाद 29 से 30 अगस्त को जो कैलाश रेंज पर भारतीय सेना जो कब्जा करती थी, एक कह सकते हैं कि मुकाबले में खड़ी है भारतीय सेना। जी, ये जो 2020 की जो बात चल रही है जी, तो अप्रैल 2020 वो एक जो है चीन ने जो हमारे बीच में जो एग्रीमेंट किए हुए थे पहले, उसको तोड़ करके भारी तादाद में उनका जो सेना है उसको LAC के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर लाया था। और जो मुठभेड़ हुआ था गलवान के अंदर, उसके अंदर जो हुआ था उसमें चीन ने सिर्फ माना कि 4 लोग मारे गए। लेकिन वो सच्चा है या गलत है कोई नहीं जानता। चीन जानता है लेकिन कोई और नहीं जानता। हमारा विचार में अगर रशिया का रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो 43 के करीब चीन मारे गए थे करके उनका रिपोर्ट आया था टास का। और भी लोग बोले थे कि भाई ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है, लेकिन चीन ने माना 4। ठीक है। और चीन का इतिहास में ये रहा है कि इवन 1962 के जो कैजुअलिटीज हैं उनका अभी तक कोई घोषित नहीं किया गया। ठीक है। चीन का एक आदत है, उनका जो गवर्नमेंट किस प्रकार से इन चीज़ों को डील करता है वो अलग तरीके से डील करता है। हम एक जननायक देश है तो हम अपना जो तरीके से उसको डील करते हैं, तो वो अलग बात है। उसके अलावा यही हम बताना चाहते हैं और यही इसी के ऊपर जो बातचीत चलती है, वो जो WMCC एक मैकेनिज्म है और एक कोर कमांडर लेवल में जो टॉक्स होती हैं, इनमें हमारा खुशी यही रहा है, हमारा डिस्कशन यही रहा है कि 2020 के पहले के जो पोजीशन थे उसमें दोनों सेना वापस जाना चाहिए और एक एग्रीमेंट मतलब रिटर्न नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर हम पीसफुल रहेंगे और यूनिलैटरली उसको चेंज करने का कोशिश नहीं करेंगे। तो इस प्रकार का एक मान लेते हैं दोनों, तो उसके बाद हम देखेंगे आगे किस प्रकार से इस रिश्ते को बढ़ाना है। लेकिन जब तक वो नहीं होता, क्योंकि चीन यही बोलता रहा है कि भाई वो बॉर्डर तो ठीक हो गया है, अभी हम बाकी इलाके देखते हैं, ट्रेड को देखते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट देखते हैं, एजुकेशन को देखते हैं, तो ये हम मानने की तैयार हैं। जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक हम जो है बाकी रिश्ता जो है वहीं रहेगा, आगे बढ़ने का कोई गुंजाइश मुझे नहीं दिखती। सर, पूर्वी लद्दाख की आप बात कर रहे हैं, 21 दौर की कोर कमांडर लेवल पर बातचीत हो गई है, लेकिन मामला जो है लगभग कहें तो जस का तस बना हुआ है। सेना आमने सामने, हालांकि कुछ एक जगहों पर चीन की सेना जरूर पीछे हटी है, भारत की सेना भी कुछ बफर जोन हुआ है, लेकिन कुल मिला जुलाकर देखें तो टसल जो बना हुआ है, टेंशन बना हुआ है, तनाव बना हुआ है सर। अतिक्रमण की खबरें भी आते रहती बीच बीच में सर, कभी हमारे चरवाहे को रोक देते, कभी कुछ इस तरह की बात लगता है सर कुछ उसका ऐसा है। अब ये बिल्कुल ना मान के चलिए कि 21 राउंड हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। अगर आपका याददाश्त को मैं थोड़ा ताज़ा कर दूं तो सन 1986 में सुंदरुंगचू में जो चीन के साथ इसी प्रकार का एक विवाद, एक सिचुएशन पैदा हुआ था, तो उसको सुलझाने में हमको तकरीबन 8 साल लगे। ठीक है। 86 की जो बात है वो 94-95 में जाके वो ठीक ठाक हुई है। तो हमको इसमें जो है ना पेशेंस रखना चाहिए। अगर हम जल्दीबाजी करेंगे तो हम और ज़्यादा खो बैठेंगे, इसको नहीं, मतलब जो हम चाहते हैं उससे ज़्यादा खो बैठेंगे। तो इसीलिए हमको बिल्कुल पेशेंस के साथ जितना भी राउंड चला जाए उसमें कोई मतलब नहीं है, टाइम भी कितना बीत जाए उसका भी कोई हमको परवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन हमको जो चाहिए, हमारा जो ज़मीन है, हमारा जो सीमा है, उसको बरकरार रखने के लिए हमको जो भी कार्रवाई करना है वो हम करते रहेंगे। लेकिन समय का और इतना राउंड कोर कमांडर का टॉक्स हो गया है उसका,
मेरे ख्याल है कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। हम थोड़ा सा धीरज रखना चाहिए और हमको जो चाहिए, हमारा जो सीमा है उसको बरकरार रखने के लिए जो भी कार्रवाई हमने करना है उसको करते रहना चाहिए। और तैयारियों में कहीं कोई ढील देने की जरूरत नहीं है सर, कम से कम एलएसी को लेकर कहें तो। बिल्कुल नहीं। जब तक सीमा का जो पूरा विवाद ठीक हो जाता है और एक एग्रीमेंट बन जाता है, तब तक कोई भी प्रकार का डील जो है हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल में डाल देगा। इसलिए हमारी जो तैयारी है, हमारी जो मॉडर्नाइजेशन है, आर्मी आर्म्ड फोर्सेस की जो मॉडर्नाइजेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है, उसको हमको बरकरार रखना चाहिए। उसमें कोई डील नहीं होगी और ना ही हम उसके बारे में सोच रहे हैं, डील करने का सोच रहे हैं। सर, इसको भी आप कैसे देखते हैं कि अब सेना जो है चीन को लेकर क्या क्या नए हथियार वहां तैनात किए जा रहे हैं, किस तरह की तैयारी है? बहुत खुल के सेना बात कर रही है मुकाबले को लेकर। पहले जो है सेना जो है चीन को लेकर बहुत बात नहीं करती, इवन रक्षा मंत्री भी ना के बराबर बोलते थे। इवन अब सेना ये दिखा रही है कि हम चीन के बॉर्डर पर हम ये इक्विपमेंट लेके जा रहे हैं, चिनूक से तोप लेके जा रहे हैं, इस तरह का हथियार लेके जा रहे हैं। तो इसको कैसे देख रहे हैं? मतलब एक लोगों को सामने सब कुछ है कि हम तैयार हैं, मतलब समथिंग इस तरह से। पहली बात तो ये है कि ये मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोसेस है और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बनाने का जो काम है, वो एक दिन का नहीं है। ये एक लंबा अरसे का चलने वाला चीज़ है और उसको लंबा हम देखना चाहिए कि भाई इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान। ये नहीं कि आज हमने सोचा और कल बंद हो गया, कल ठीक हो गया और कल के बाद कुछ नहीं। जो फौज की तैयारी जो है ना, कभी वो पूरी नहीं होती। कब आज मॉडर्नाइजेशन होगा, कल को कुछ और आ जाएगा, उसको उसके ऊपर से काम करना होगा। तो ये जो है एक आई वुड से इट इज़ नॉट अ कंप्लीट वन एट एनी पॉइंट। ये जो है जारी रहेगा। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक, जैसे कि आप बोल रहे थे सेला का जो टनल के बारे में बोल रहे थे आप आगे भी देखिएगा। बोगीबिल का जो ब्रिज है, सदिया का जो ब्रिज है, पहले जब मैं 3 कोर कमांड करता था, अगर ब्रह्मपुत्रा को पार करके नॉर्दर्न उत्तर दिशा में जो जाना है, उत्तर बैंक में जो जाना है, तो मेरे को दिमापुर से तेजपुर आना होगा, तेजपुर से फिर क्रॉस करके फिर वहाँ से फिर वापस आना होगा। मेरे को 3 दिन लगते थे। अभी बिल्कुल कम से कम समय में सीधा हम क्रॉस कर सकते हैं। एक जगह पे नहीं, कई जगह पर क्रॉस कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो है पिछले 10 साल में काफ़ी हद तक हुआ है और आगे भी होता रहेगा। उसमें हम, जैसे कि आपका याददाश्त होगा, तो जो 2020 में जो हादसा हुआ था, एक वजह उन्होंने चीन ने जो दिया था कि भाई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चीन बोले ना बोले वो तो चालू रहेगा, उसमें तो हम कोई डील नहीं देने वाले। उसी मुताबिक जो मॉडर्नाइजेशन है फौज का, उसका भी कोई प्रकार का डील नहीं होगा। और आपने देखा होगा पिछले 5-7 साल से इंडिजिनाइजेशन के ऊपर जो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मुख्यत्व जो दे रहे हैं, तो वो भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब विदेश के ऊपर जो निर्भरता है हमारा, वो भी कम होता जाएगा। जो भी चीज़ें हमको चाहिए हम देश के अंदर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भरता जिसको बोलते हैं, वो एक तरीके से वो बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से बढ़ रहा है। ये जो है चलता रहेगा, इसमें कोई डील नहीं होगी। नहीं सर, मेरा सवाल ये था कि ढांचागत बुनियादी ढांचा तो निर्माण हो रहा है चीन के बॉर्डर, बहुत अच्छी बात है। अब सेना जो है खुल के बात कर रही है कि वहां पर किस तरह सेना की तैयारी है, चाहे डीबीओ की बात कर लीजिए, चाहे एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, चाहे पुल की बात कर लीजिए, चाहे इक्विपमेंट की बात, अब सेना खुल के बात कर रही है। तो ये क्या कहें कि सेना के नजरिए में भी बदलाव आया है एलएसी को लेकर? सर, 2 चीज है। पहले तो जो है जो सेना का खुद का कॉन्फिडेंस जो है वो एक उच्च स्थाई पर है अभी फिलहाल। एक तो एक बात ये है। दूसरी बात यह है, हमारा देशवासियों को हमारा आश्वासन देना बहुत जरूरी है। ये दोनों को लेकर के आपने जो बताया जो बदलाव है, वो मेरे ख्याल है ये दोनों चीज को देखते हुए अभी आया है। मेरा अंतिम सवाल है कि क्या एलएसी पर अभी भी सावधान रहने की जरूरत है, चाहे ईस्टर्न सेक्टर की बात करें चाहे नॉर्दर्न सेक्टर की बात करें, चीन से लगी सीमा पर? ये मैंने आपको पहले भी जवाब ये बताया था, जब तक सीमा का जो विवाद पूरी तरीके से सुलझा जाता है, तब तक कोई प्रकार का डील हमको नहीं करना चाहिए, ढीलापन नहीं होना चाहिए उसके अंदर। इसीलिए अगर आप देखेंगे
तो इसलिए मैंने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जो कंस्ट्रक्शन है वो चलता रहेगा, फौज का जो मॉडर्नाइजेशन है वो चलता रहेगा। इनके ऊपर कोई किस्म का ढीलापन जो है हम नहीं देखते हैं। और ये भी देखते हैं हम जब तक ये जो सीमा का पूरी तरीके से सुलझा नहीं जाता तब तक ये फेस ऑफ भी होते रहेंगे। जैसे कि आपने दिसंबर 22 में देखा, यांगसे के इलाके के अंदर जो है ईस्ट में अरुणाचल में यांगसे के इलाके के अंदर एक मुठभेड़ हुआ। इस प्रकार का मुठभेड़ जो है होता रहेगा जब तक ये पूरा अग्रीमेंट ठीक तरीके से होके बाउंड्री ठीक तरीके से मार्क नहीं किया जा सकता, तब तक ये पूरा रहेगा। और इसी वजह से कोई प्रकार का ढीलापन जो है हमको दिखाना नहीं चाहिए और किस सावधानी बिल्कुल बरतना चाहिए और उसी मुताबिक जो सर्वेलेंस जो है हमारा बढ़ता रहना चाहिए। इन चीज़ों में कोई किस्म का कमी जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो धन्यवाद सर एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। तो चीन से लगी सीमा पर हमारे सेना को जो है 24 घंटे अलर्ट रहने की जरूरत है जब तक सीमा विवाद नहीं सुलझता है। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे।